हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हम लोग एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस देश में जुडिशरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे संवैधानिक और लीगल सिस्टम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सिस्टम के अंदर। और हम विश्वास भी करते हैं जुडिशरी के ऊपर। बहुत सारे मामलों में हम कहते हैं कि जो जुडिशरी है, खास करके अपर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, उसको हम मानते हैं कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने, संविधान को बचाने का, संविधान का एक तरह से गार्डियन है। सुप्रीम कोर्ट को स्पेशली कहते हैं कि संविधान का वो गार्डियन है, संविधान को बचाने के सेंस में, या फंडामेंटल राइट को जो आर्टिकल 32 में दिया गया है, आर्टिकल 32 में दिया गया, उसके सेंस में। इसी इसी तरह का पावर जो है, इससे वाइड पावर जो है हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 227 में दिया गया है। और इस विश्वास पर हम लोग टिके रहते हैं कि जुडिशरी जो है, बाकी जो ब्रांचेज है गवर्नमेंट के, खास करके जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है या विधायिका है, उसको हम कह भी देते हैं कि वो बहुत करप्ट है, वो बहुत ही वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर कुछ डिसाइड हम नहीं कर सकते वो कितनी करप्ट है, कितना बायस्ड है, कितना प्रेजुडिस है। लेकिन जुडिशियरी को एक 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 इन सारे बुराइयों से ऊपर देखा जाता है, एक इंटीग्रिटी माना जाता है, एक इंडिपेंडेंस माना जाता है, एक विश्वास किया जाता है कि न्याय ही अंतिम हमारे लिए ऑप्शन होता है न्याय पाने का। न्यायालय ही न्याय पाने का सबसे अंतिम जगह होता है। वहीं से हमको न्याय मिल सकता है, न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। लेकिन जब न्यायपालिका ही पूरी तरह से पॉलिटिकल हो जाए, विचारधारा में बंधने लगे, क्योंकि उसको माना जाता है कि वो पॉलिटिक्स से ऊपर है, विचारधारा से ऊपर है, बायसनेस से ऊपर है, वस्तु निष्ठता उसमें है, सत्यनिष्ठा उसमें है। लेकिन जुडिशरी में काम करने वाले लोग, लोअर जुडिशरी का तो बात ही छोड़ दीजिए, लोअर जुडिशरी से हम उम्मीद भी नहीं करते, लोअर जुडिशरी के पास उतना पावर भी नहीं है। लेकिन हायर जुडिशरी के लोग अगर ऐसे हो जाएं, तब आप क्या उम्मीद करते हैं? और वैसे भी अब इस देश में ये उम्मीद करना, क्योंकि जुडिशरी का पूरा कंपोजिशन भी बड़ा ही सवालिय निशाना पर है, सवाल के घेरे में है, कि क्या वहाँ सही में जो कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठता, न्यूट्रलिटी, मतलब ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, सत्यनिष्ठा, इंडिपेंडेंस, क्या वैसी चीज कोई बची है? एक तो ये भी सवाल के घेरे में है, क्योंकि वहाँ कोई मतलब आप कहें कि जो डाइवर्सिटी है इस देश का, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं मिलता। यह एक अलग सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ जब हायर ऑफिसेज में काम करने वाले, हायर जुडिशरी में काम करने वाले, सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले, हाई कोर्ट्स में काम करने वाले लोग, जजेस, जिसको ऑनरेबल कहा जाता है, वो लोग अगर किसी विचारधारा से बंधने लगें, विचारधारा के आधार पर वो बोलना शुरू कर दें पब्लिकली, तब क्या होगा इस देश का? क्या ये विश्वास टिका रहेगा? हम नहीं मानते कि वो विश्वास अभी भी उसी तरह से मजबूत है जैसे हमने आज़ादी प्राप्त किया था उसके बाद जैसा मजबूत था। हम नहीं मानते कि अब वो न्यूट्रल हैं, हम नहीं मानते कि वो अब पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जुडिशियल इवेजन की बात हमने करी है, उस वीडियो को आप देखिए, उस चीज को समझिए कि कितना हद तक जुडिशरी न्यूट्रल है, नहीं है। और ये मानना कि आज विचारधारा जहां पर हर कोई, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे जजेज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, पोस्ट रिटायरमेंट के लिए वो पूरी तरह से पॉलिटिकल अलायंस में है, विचारधारा के आइडियोलॉजिकल अलायंस में है, वहां उम्मीद करना कि वो न्यूट्रल होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया शपथ याद रखेगा, इसका तो कोई मतलब आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो संविधान का क्या शपथ लेता है और क्या अगले दिन करता है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात हो। और जुडिशरी में भी वही सामने दिख रहा है। हाँ दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा हूं इलाहाबाद के एक सिटिंग जज के स्टेटमेंट्स के बारे में, जो उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए यहां बात किया है।
पॉलिटिशियन से उम्मीद की जाती है, बाकी लोगों से उम्मीद की जाती है, सोशल एक्टिविस्ट से उम्मीद की जाती है, जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है उनसे की जाती है। सॉरी। लेकिन वैसे लोगों से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके शपथ में भी है और जिसके प्रावधानों में भी है कि जब ऐसी 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 व्यवस्था में आप होते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, जहां संविधान सबको अपने राइट को एक्सप्रेस करने का, उसे एंजॉय करने का अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट ग्रांटेड करता है, एक ऐसे देश में जहां डाइवर्सिटी इसकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसको रिकॉग्नाइज ये संविधान करता है, और उन सारे सिद्धांतों को, संविधान के सिद्धांतों को ताक पर रख करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज महाशय जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ खुल करके बोलते हैं, एक ऐसे संगठन के प्रोग्राम में जो अपने आप में माना जाता है कि किसी एक धर्म की वकालत करती है, और एक ऐसे इस वकालत को इस रूप में करती है कि उसी की केवल इस देश में सुपरमेसी स्थापित हो जाए। वो ऐसे संगठन की भाषा बोलते हैं कि इस देश में अगर आपको रहना है तो यहां के मेजोरिटी के लोगों की बात माननी होगी। क्या ऐसी भाषा एक जज बोल सकता है? हाई कोर्ट का जज बोल सकता है? इन्होंने ये कहा है। बहुत सारी बातें इन्होंने कही है जिसको मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। न्यूज़पेपर में जब आप जाएंगे तो उस डिटेल को पूरी तरह से आप देखेंगे। बट सवाल इससे अलग है। सवाल इससे अलग इसलिए है क्योंकि जुडिशरी को कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है। उसकी इंडिपेंडेंस जो होती है वो सेपरेशन ऑफ पावर से आती है, शक्ति के पृथक्करण से आती है। उसको इंडिपेंडेंस इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने का फोरम है, जगह है, माध्यम है, जिसे संविधान रिकॉग्नाइज करता है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया है, जिसको इंडिपेंडेंस के जिसका इंडिपेंडेंस इसलिए जरूरी है ताकि उस पर किसी स्टेट के दूसरे ऑर्गन का प्रभाव न पड़े। वो इंडिपेंडेंट हो करके काम करे। उनका अपॉइंटमेंट, उनका सैलरी सब संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। और ये कहा जाता है कि इस देश में अगर इंडिपेंडेंस बनाए रखना है जुडिशरी का, तो उसका इंटीग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसका ऑब्जेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो विचारधारा चाहे वो हिंदुत्व का विचारधारा हो, किसी इस्लाम की विचारधारा हो, बुद्धिस्ट विचारधारा हो, जो भी विचारधारा हो, उससे ऊपर उठकर न्यूट्रल तरीके से सारे चीजों को देखने वाले लोग जुडिशरी में होते हैं। ऐसा माना जाता था। अब माना जाता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, जो घटनाएं हो रही हैं। और हमको तो अब ये लगने लगा है कि कुछ लोगों को आप छोड़ दीजिए तो बाकी सारे लोग अपने पद और पदवी के लिए, पोजीशन के लिए वो भाषा बोलने लगे हैं, जो भाषा एक सत्ता की भाषा है। जो लोग सत्ता में हैं उनकी भाषा बोलना उनकी मजबूरी होती जा रही है। या ये कहें, अगर मजबूरी नहीं भी कहें तब भी आप ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से सिस्टम के अंदर रह करके, जुडिशियरी के अंदर रह के, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर रह करके भी वो अपने जो बायसनेस हैं, जो विचारधारा है, जो उनकी ओरिजिनल कैरेक्टर है, कि वो उसी तरह से सारे चीज़ों को सोचते हैं। उनके जजमेंट में, उनके लेखनी में, उनके बोलने में, उनके रहन सहन में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो संवैधानिक व्यवस्था का इथिक्स होता है, नैतिकता होती है, वो मिलेगा आपको। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस बात को जुडिशरी ने रिकॉग्नाइज भी किया है। 1997 में, मई 1997 में जुडिशरी ने अपने आप से ही, खुद से ही जुडिशरी के अपने बिहेवियर्स का, जिसको आप रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ कहते हैं, उसको प्राइमरी कोड के रूप में एक्सेप्ट किया था। क्या था? रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ इज द प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स गवर्निंग जुडिशियल बिहेवियर। ये एडॉप्ट किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 1997 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज हुआ कि जुडिशियल इथिक्स बहुत जरूरी है जुडिशियल लाइफ के लिए। जुडिशियल लाइफ के लिए कुछ इथिक्स होते हैं, उस इथिक्स को ये महाशय पूरी तरह से दरकिनार कर दिए।
और विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के एक मीटिंग में खुल करके माइनॉरिटी के खिलाफ बोले, उनके जिंदगी के, उनके रहन सहन, उनके धर्म, उनके बाकी सारे चीजों पर खुल करके बोले, और अब हाय तौबा मचा हुआ। ये बात साबित करता है कि ये कहने वाले लोग कि हम जुडिशरी में इन सब चीजों से ऊपर उठ के सोचते हैं, सब चीजों को इक्वल तरीके से देखते हैं, हम न्याय करते हैं, इस सिद्धांत पर, इस मान्यता पर भी ये सवाल उठता है कि क्या सच में ऐसा है क्या? जो रिस्पेक्ट था, जो रिगार्ड हाई कोर्ट्स जजेस का या इस ऑफिस का होता था, उस पर डाउट खड़ा होने लगा ऐसे स्टेटमेंट से। तो 1997 में ये पहला कोड था जो बताया था कि जो रीअफर्म करता था, क्या रीअफर्म करता था? द पीपल्स फेथ इन इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी। ये कार्डिनल प्रिंसिपल है यहाँ के जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने का, कि लोगों का फेथ है उसके अंदर, उस पर, जुडिशरी के ऊपर। ये जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या इससे जुडिशरी के ऊपर फेथ बढ़ता है क्या? उन पे विश्वास बढ़ता है क्या कि वो इम्पार्शियल होके काम करेंगे? सवाल ही नहीं उठता। ये सवाल बहुत बड़ा है। इसी तरह से बेंगलोर में 2002 में द बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 जो है, एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया गया था। एक वहाँ पे एक कंसेंसस बना था द बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 से, कि जुडिशियल ऑफिसर्स जो है उनका बिहेवियर कैसे रेगुलेट किया जाएगा। और इसमें लिखा गया था कि इट रिक्वायर्स अ जज टू इंश्योर दैट हिज और हर कंडक्ट बोथ इन आउट ऑफ कोर्ट और इनसाइड कोर्ट मेंटेन्स एंड इनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक, द लीगल प्रोफेशन एंड लिटिगेंट्स इन इम्पार्शियलिटी ऑफ जज एंड जुडिशियरी. While 2002 documents recognize a judge's entitlement to freedom of expression, it mandates that he or she shall always conduct himself or herself in a such manner as to preserve the dignity of judicial office and impartiality and independence of the judiciary. More importantly, the charter requires a judge to be aware of and understand the diversity in society and treat all इक्वली. अब समझिए हमने इसलिए क्यों पढ़ा, क्योंकि ये चार्टर है जुडिशियल कंडक्ट का, और इसमें कहा गया है कि आप कोर्ट में रहें चाहे कोर्ट से बाहर रहें, आपको पब्लिक का कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, लीगल प्रोफेशन का जो प्रिंसिपल्स है उसको मेंटेन रखना है, जो लिटिगेंट्स हैं उनके बीच इम्पार्शियलिटी मेंटेन रखना है. ये डॉक्यूमेंट कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूर है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको बिहेव करना है जिससे जुडिशियल ऑफिस पर कोई सवाल न उठे, इम्पार्शियलिटी का सवाल आपके ऊपर ना उठे, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का सवाल ना उठे. और इसके साथ साथ ये भी आपको अवेयर होना चाहिए इस बात से कि ये डाइवर्स कंट्री है, यहाँ का डाइवर्सिटी इसकी यूनिक फीचर है सोसाइटी का, और उसको आप मेंटेन रखेंगे और इक्वली सबसे ट्रीट करने की बात करेंगे, व्यवहार करेंगे. क्या इन जज साहब के अंदर ये सारे क्वालिटी दिख रहे हैं क्या आपको? इक्वल ट्रीट करने का, डाइवर्सिटी में विश्वास करने का कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा. और एक तरह से जुडिशरी का जो आप कह सकते हैं कि जो क्रेडिबिलिटी है, इम्पार्शियलिटी का जो क्रेडिबिलिटी है, न्यूट्रलिटी का जो क्रेडिबिलिटी है, वो पूरी तरह से खतरे में पड़ता हुआ दिख रहा है. और जज साहब पूरी तरह से एक आइडियोलॉजी, मेजोरिटेरियन जो आइडियोलॉजी होता है, उस आइडियोलॉजी में अपने आप को समर्पित किए हुए दिख रहे हैं. इससे इनको कोई खतरा नहीं होगा. इनको तो उस आइडियोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं राज्यसभा भेज दिया जाएगा, कहीं ना कहीं एमएलसी बना के बैठा दिया जाएगा, क्योंकि सत्ता उनकी है. लेकिन जुडिशरी एज ए संस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है. इसके बहुत सारे तरीके हैं इनके ऊपर कार्रवाई करने का. एक तो इंटरनल प्रोसेस होता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें नोटिस भेजा जाएगा. कोई कंप्लेन हो सकता है, कंप्लेन चाहे प्रेसिडेंट को हो सकता है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हो सकता है, वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हो सकता है, उनसे इंक्वायरी हो सकता है, आप कह सकते हैं इन
इंटरनल प्रोसीडिंग के तौर पर कि आप जवाब दीजिए। जवाब देने के बाद कमेटी बनाई जा सकती है। कमेटी बना करके अगर वो रिकमेंड करती है कि इनका बिहेवियर इम्प्रॉपर है तो उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। ये इंटरनल प्रोसेस है। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या है? एक्सटर्नल प्रोसेस में उन पर इम्पीचमेंट, महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है पार्लियामेंट के अंदर, जिसे स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ता है। उसको स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ता है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस आपके संविधान में दिया हुआ, उसका 2 ग्राउंड है। अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है। प्रूव्ड इन मिसबिहेवियर का मतलब कि कोई ऐसा मिसबिहेव उन्होंने किया है जिसका प्रूफ है। क्या ये उसमें आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक लंबी इसकी प्रक्रिया होगी। इसके साथ साथ क्या वो इनकैपेबल है इस कार्य को, जुडिशियल फंक्शन को करने में? ये भी एक ग्राउंड है। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पर उन पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है, लेकिन इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। मतलब संसद चाहे तो उन पे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको हटा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के पास ऐसा पावर नहीं है। उसका इंटरनल एक प्रोसेस है जिसमें आप, जो कि 1999 में इसको एक्सेप्ट किया गया था और इसको पब्लिक डोमेन में 2014 में रख दिया गया। और प्रोसीजर ये अलाउ करता है कि कोई कंप्लेन उनके खिलाफ फाइल कर दे, या तो उसको प्रेसिडेंट को एड्रेस करके, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एड्रेस करके, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को एड्रेस करके। और अगर ये कंप्लेन किया जाता है तो इंटरनल कमिटी बना करके इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पाया जाता है कि वो गिल्टी है प्रूव्ड मिसबिहेवियर के लिए या इनकैपेसिटी के लिए, तो उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको हटाया जा सकता है पद से। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या जो जस्टिस हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं, क्या ये सवाल पूरे जुडिशियल सिस्टम पर नहीं उठवा रहे हैं? और इससे क्या सिस्टम के अंदर, भले ही मान लीजिए कि ये बात तो सामने आ गई ना, लेकिन अगर ये बातें सामने नहीं आती तो क्या ये माना जा सकता है कि जो भी जुडिशरी के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो इम्पार्शियल हैं? क्या ऑब्जेक्टिव हैं? वो नहीं है। ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखिए कि एक्सटर्नली वो पीआर मैनेजमेंट करते हैं, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करते हैं, जिसमें लगता है कि ये सारे इम्पार्शियलिटी के गुण इन्हीं के अंदर है। ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, सारे गुण, ट्रस्टवर्दीनेस, सारे गुण इन्हीं के अंदर हैं, लेकिन इंटरनली वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और पोस्ट रिटायरमेंट के लिए वो काम करते रहते हैं। वैसा बोलेंगे तो पोस्ट रिटायरमेंट पे उनको कोई अच्छा पद मिलेगा, अच्छी पदवी मिलेगी। हो सकता है पॉलिटिक्स में भी वो तुरंत आगे निकल जाएं, क्योंकि उनके पास तो सब चीज है। बहुत सारे जजमेंट लिखे होंगे सत्ता पक्ष के फेवर में। और सबसे बड़ी बात ये कि अब ये लोग जो जुडिशरी के अंदर थे, पहले हेजिटेट होते थे ये अलाइन करने में, अपने आप को आइडेंटिफाई करने में किसी आइडियोलॉजी से, अब खुल करके ये कह रहे हैं कि हम इस आइडियोलॉजी के पोषक हैं, हम इस आइडियोलॉजी के प्रणेता हैं, हम इस आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, खुल करके कह रहे हैं। और ये एक तरह से आप कहिए, एक लार्जर फ्रेमवर्क में अगर आप देखें तो संविधान को पूरी तरह से तहस नहस करने की ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर साफ साफ हम कहेंगे कि हम इस आइडियोलॉजी के हैं, और हम खुल करके ये बात कहेंगे संविधान साइड में। संविधान में क्या कहा गया है डाइवर्सिटी के बारे में, न्यूट्रलिटी के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, उससे कुछ फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ता। उनके लिए उनकी विचारधारा सबसे ऊपर है, और विचारधारा उनकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो संविधान की भी विचारधारा से ऊपर है। सवाल यही है कि संविधान की विचारधारा सर्वोच्च है या राजनीति की विचारधारा, एक कम्युनिटी की विचारधारा की सर्वोच्चता जो है वो विचारधारा सर्वोच्च है। कौन सा सर्वोच्च है, किसके हिसाब से देश चलेगा? ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और एक तरफ से कहिए कि एक प्रयास है
कि पूरे संविधान की सत्ता को खत्म हम कर दें और धार्मिक आधार पर हम सत्ता को जस्टिफाई करें, धार्मिक आधार पर हम सिस्टम को बनाने की कोशिश करें और इस तरह संविधान की पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दें, इसे सचेत रहना होगा। और उसमें अब जुडिशियरी के लोग भी शामिल होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है और संकट की तरफ इंगित करता है। इस बारे में आप सोचें, विचार करें, समझें, डिस्कशन करें। हम जो कह रहे हैं कंक्लूजन वही नहीं है, आपका अलग कंक्लूजन हो सकता है, उसको डिस्कस करें, एक कंस्ट्रक्टिव आप सजेशन दें, कंस्ट्रक्टिव कमेंट करें कि संविधान की सर्वोच्चता रहेगी या किसी राजनीतिक विचारधारा की सर्वोच्चता होगी इस देश में, किस माध्यम से ये देश आगे बढ़ेगा और जुडिशियरी के लोग क्या ऐसा करेंगे तो हमारा ट्रस्ट उनमें और बिल्ट होगा या और घटेगा, देश किधर जाएगा। So with this, I will conclude this discussion, my friends. So thank you so much for watching my videos, commenting on these videos, and I am hopeful that you will share my videos, you will comment on these videos, you will subscribe my channel, and most likely you will like my initiative. With this, I will conclude this discussion. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much.